ये तस्वीर रजनी बाला की है, जिनकी आतंकियों ने टारगेटिंग किलिंग करके हत्या कर दी थी उस समय, जिस समय वो अपनी नौकरी कर रही थी श्रीनगर में और स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। और उसके अलावा और कई सारी किलिंग्स हुई कर्मचारियों की, जिसमें कि पीएम पैकेज के भी थे और जो रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग महकमों के तहत काम करने वाले, वो भी उनके भी कई सारे मुलाजिमों की जो है वो किलिंग हुई। उसके बाद से बहुत लंबा वक्त बीत गया है। ये एम्प्लॉयज़ जो हैं ये जम्मू में बैठे हुए हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग करते हुए ये लोग चाह रहे हैं कि इनको जो है जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफ़र की जाए और जो टारगेट किलिंग घाटी में आतंकी कर रहे हैं उन आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं एक सबक मिलेगा जब ट्रांसफ़र्स होंगी। यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी हैं, भारी संख्या में प्रेस क्लब के बाहर आए हुए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे भी लेके आए हुए हैं और मांग यही है कि जो इतना लंबा वक्त बीत गया तो वो अब और वक्त ना बीते। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो। कितने दिन हो गए लगातार अभी प्रदर्शन करते जी, हुए? हमें आज 171 डे हो गए हैं। 171 दिन हो गए हैं पूरे। 71 दिन, बिल्कुल। 171 दिनों के बीच में कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी का भी आपको इंतज़ार है कि क्या वो निर्णय निकालते हैं, लेकिन उस बीच कोई ठोस नतीजा नहीं आया आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कमेटीज बनाई, पहले कमेटी बनी थी, फिर उसी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमेटी बनी। एक तीसरी कमेटी जो यहाँ की बीजेपी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम कहेंगे, उनकी तरफ से भी बनी है, लेकिन नतीजा नहीं आया। इस बारे में हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें रिटर्न में कुछ मिलता, अगर रिटर्न में कुछ मिलता, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनती, हम कहते हैं कि वो काम कर रही है, अंदर अंदर कोई काम कर रही है, चोरी छिपे, तो हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि जब से ये कमेटी बनी उसके बाद से पहले भी कुछ डिपार्टमेंट्स की सैलरीज विदहेल्ड थी, लेकिन उसके बाद से ज़्यादा लोगों की सैलरीज बंद हो गई, परसेंटेज बढ़ गई। तीसरी बात, बायोमेट्रिक ऑर्डर ज़्यादा सख्ती से निकलने लगे, जल्दी निकलने लगे। तो इन सब बातों के माध्यम, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि एक तरफ से जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डबल ट्रैक पे चल रही है, जैसे कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ से वो कहते हैं, जब एलजी साहब से हमारा डेलीगेशन मिला, उन्होंने भी कहा कि योर डिमांड इज जेन्युइन। जब रैना साहब भी यहाँ भी आए, आप लोग भी थे जब वो BR अम्बेडकर चौक में आए थे, वो कहते हैं कि ए लोग सही करा दे, बड़ा सही करा दे, मैं इंदे नाल हाँ, जिदू अस्सी सही करा दे तो फिर साड़ी तनख्वाह कैली रोका दे। फिर इन लोगों के जो वर्ड्स हैं उसकी हमें लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देखें, ये एक ट्वीट है, पुराना ट्वीट आप लोगों को दिखाएंगे, ये 8 जून का ट्वीट है, रजनी बाला मैम की शहादत के बाद का। गवर्नर एलजी साहब कह रहे हैं कि गोपालपुरा में जो रजनी बाला शहीद हुई उसके स्कूल का नाम उसके नाम से रखा जाए, रजनी बाला के नाम से, और एश्योर किया जाए कि उसके हस्बैंड राजकुमार को सभी डिमांड्स और उसके जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम। अब देखेंगे कि एक एलजी जो है वो सर्वसरा है गवर्नमेंट का, सबसे बड़े हैं वो जेके गवर्नमेंट के अंदर, उनके वर्ड्स की क्या वैल्यू है कि वहाँ स्कूल का नाम चेंज नहीं हुआ। उनके हस्बैंड अभी आए हुए थे, मीडिया ने कवर किया है उनको आज। उनके जो मिसेस की सैलरी है अभी तक रिलीज नहीं हुई 6 महीने से। आप देखें, आप कहते हो कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम कर रही हैं, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होता है उनको 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगी। जब रब ना करे उनमें से कोई शहीद होता है, उनको ऑफिस उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली को दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उनके सारे कागजात गवर्नमेंट की तरफ से तैयार होकर घर आते हैं। रजनी बाला मैम का क्या कसूर था? वो भी तो देशभक्त थी, वो हार्ट अटैक से नहीं मरी थी, वहाँ पे वो किसी बीमारी से नहीं मरी थी, वो मिलिटेंटों की गोली लगने से ऑन ड्यूटी शहीद हुई है। तो क्या अब जो गवर्नमेंट, ये एलजी साहब बायोमेट्रिक निकाल कर कहना चाहते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं इस काम के अंदर, तो क्या ट्रांसपेरेंसी आपके 6 महीने से उसके कागजात कंप्लीट करने में नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके कागजात कंप्लीट करके घर नहीं पहुंचने चाहिए थे? क्या उसकी सैलरी रिलीज नहीं होनी चाहिए थी? जो फैमिली सदमे में है, क्या उसके हस्बैंड इस सदमे में दफ्तर घूमे, उसके बेटे जो 13-14 साल की है उस दफ्तर घूमे कि हमारे मरी हुई माँ की सैलरी रिलीज की जाए? फिर उसके बाद आप बायोमेट्रिक निकाल कर हमें फोर्स कर रहे हो हम वहां आए। मैं पर्सनली किस
किस एश्योरेंस के साथ जाऊं वहां पर। मैंने रजनी बावला मैम की एग्जांपल देखी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 13 साल का, एक 9 साल का है। अगर मुझे वहां कुछ हो जाता है, मेरा वो 13 साल का और 9 साल का बेटा कैसे ऑफिस जाएगा? मेरी माँ की सैलरी निकाल दो, उसका कौन बनेगा उस टाइम? मुझे तो यही सिखा रही है एलजी गवर्नमेंट कि आपके मरने के बाद ये सब होने वाला आपके साथ। तो मैं किस उम्मीद पर वहां जाऊं? एक तरफ वहां मिलिटेंसी का मगरमच्छ मुंह खोलकर बैठा है, तो आप लोग सारे मीडिया वाले जानते हो, वो हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन उनका एक लेटर मीडिया पर वायरल होता है। मतलब पूरे साफ शब्दों में कहा जाता है कि आप लोग यहाँ ना आओ। दूसरी तरफ से एलजी साहब एक बायोमेट्रिक का निकालते हैं। हाँ, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। मिलिटेंट कहते हैं आप आओगे तो गोली का शिकार हो जाओगे, लेकिन एलजी साहब उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्टली वो तो हमें गोली ही मार रहे हैं, वो तो हमें धक्का दे रहे हैं मिलिटेंसी के मुंह में जाने के लिए। तो ऐसे में हम किस पर गुहार लगाएं, किससे बात करें? अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सुन रहे हैं। 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें कहता है कि अपनी लाइफ को बचाओ। हम उस आर्टिकल को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो हमारे जितने भी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमें हक देते, जो हमारे राइट्स हैं, उसका वायलेशन गवर्नमेंट खुद कर रही है। राइट टू एजुकेशन 21 आर्टिकल ए भाग उसका कहता है राइट टू एजुकेशन है। हमारे बच्चे आप देखें यहाँ पे, आपका कैमरा दिखाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। राइट टू एजुकेशन कहाँ है इनका? क्या गवर्नमेंट हमारा राइट टू एजुकेशन का हक वायलेट नहीं कर रही है? क्या इन पर केस नहीं होना चाहिए इस बात के लिए? 6 महीने से ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? मैं रैना साहब से भी कहना चाहूंगी, आप सब कुछ देख रहे हो, आप कहते हो इतने बैठना, टेंशन नहीं करनी। रैना साहब, मेरे बच्चे 6 महीने तो साढ़े बच्चे 6 महीने तो स्कूल नहीं गए, टेंशन क्यों नहीं करिए? आप तो माई बाप हो के, गवर्नमेंट जो होती है वो पेरेंट्स होती है उस स्टेट का, आप पेरेंट्स होके फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। हमें तो उनकी फिक्र है कि हम बच्चे लेकर मिलिटेंटों को बोले आ जाओ गोली मारो इनको। हमें आज कितने दिन से लगातार पुलिस प्रशासन जो वहाँ का है, जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, आप फोन चेक कर सकते हैं, वहाँ से रोज पुलिस सर्विस में फोन करती है, पूरी डिटेल मांगती हो, कहाँ पर हो, कब आओगे, अगर आना है आपको, कहते अगर आना है तो हमें इन्फॉर्म करके आना। हमें वो वहाँ के एसएचओ साहब का मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर देते हैं। उन्होंने कहा अगर आप यहाँ आते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम में फंसोगे तो इस नंबर पर कॉल करना। ठीक है, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी रीजन से वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है, मोदी साहब से भी, मोदी साहब जब मिलिटेंट मेरे आगे आ गया, अगर मैं चली जाती हूँ आपकी बायोमेट्रिक का मानकर, मिलिटेंट मेरे आगे आ गया, उसने गोली दिखाई मुझे ऐसे, मुझे क्या वो मौका देगा मैं पर्स में से मोबाइल निकालूं और एसएचओ को फोन करूं? क्या मुझे वो कहेगा बहन जी आपको मारने आए हैं, आप फोन निकालो, पहले फोन करो एसएचओ साहब को? किससे फोन करूंगी मैं? इतना मौका मुझे मिल पाएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप प्लीज, अभी मौका है, आपके पास टाइम है, हमारी लाइफ को बचाइए। आप हमें कहते हैं कि काम करिए, हम काम से नहीं डरते हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं। आप ही देर कर रहे हो, आप कह रहे हो आखिरी तबूत हम कील में लगाने जा रहे हैं। भाई लगाइए, 1 साल से आप लगा रहे हो, नहीं लगा, अभी रोज टारगेट किलिंग हो रही है। तो जब तक आपको ये कील लगाने में जितना टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल लगाइए, तब तक हमारी सर्विसेज जम्मू में लीजिए, हमें सैलरीज दीजिए और हमारी एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। नहीं तो जो बीजेपी का एक नारा है ना 50 के पार जाने वाला, वो 20 के पार भी नहीं जाने वाली है। थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि 50 के पार जाने वाला जो आंकड़ा है वो 20 के ऊपर भी नहीं जाएगा। दूर तक अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेंथ जो आपको दिख रही है, ये तमाम इन कर्मियों की है और ये यही कह रहे हैं कि आप लोग बड़े लंबे वक्त से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई नतीजा नहीं निकाल पा रही है। बड़े लंबा वक्त हो गया, 171 दिन हो गए हैं और जो ये प्रदर्शन है आपके जारी हैं। सरकार की वो अब वो कह सकते हैं कि कहाँ तक वो कमेटी का जो निर्णय आना था वो पहुँचा है, और क्या वो कभी आएगा भी या फिर वो खाली कागज़ों में ही या फिर कमेटी बनी हुई रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि कमेटी ने जो मैंडेट है कमेटी के पास, उसमें लिखा गया था कि टाइम बाउंड मैनर में आपको रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सबमिट करनी है। बिल्कुल। 25 जुलाई को कमेटी बनाई गई थी, फिर बीच में क्या ऐसा हुआ कि फिर 20 अक्टूबर को आकर उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद हमारी एक फॉर्मल मीटिंग जो है कमेटी के जो चेयरमैन उनसे हुई है पिछले हफ्ते। उस मीटिंग के बाद हमने एक और डिसीजन लिया था कि ठीक है जी, अब फुल मेंबर्स के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद कोई हो सकता है कोई रास्ता आगे निकला है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि एक तरफ से बातचीत हो रही है, कमेटी के साथ बात हो रही है, दूसरी तरफ से आप इन कर्मचारियों की सैलरीज बंद कर देते हो। तो मुझे लगता है कि
गवर्नमेंट को एक ही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर आप सैलरी बंद कर देते हो फिर इनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अगर प्रशासन सीरियसली इनके लिए कुछ करना चाहता है तो उनको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखानी चाहिए। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के नक्शे से देखेंगे, चश्मे से देखेंगे ना, तो फिर बहुत सारे मसले आ जाते हैं। फिर ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में मत देखिए, इसको आप इंसानियत के चश्मे से देखिए। आप ये मांग क्या रहे हैं, उपेक्षा क्या है इनकी आपसे? सिर्फ सैलरी को इतनी बड़ी कोई बात होनी नहीं चाहिए प्रशासन के लिए। ये काम करना चाहते हैं लेकिन करेंगे कैसे? एक तरफ से थ्रेट लेटर आता है, अगर आप कश्मीर आए तो आपको निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस कार्ड आया है और कहा गया है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं करेंगे तो सैलरी बंद है। आगे कुआं है, पीछे खाई है, किसी के पास रहने को जगह है नहीं है। कमेटी बनाना एक वेलकम स्टेप था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कमेटी अगर बनाई गई है हमारी जेन्युइन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए बनाई है, तो उसको आप जेन्युइनली और सीरियसली काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने हो गए और अगले 6 महीने लगाएंगे फिर जाके कोई मसला हल होगा। देखिए, अगर नीयत और नीति दोनों ठीक हों तो इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे नीति भी ठीक रखनी पड़ेगी और नीति भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, किसी भी कर्मचारी के पास, आपको पता ही है, सब रेंटेड अकोमोडेशन के लोग थे जहाँ पर रहते थे, उन लोगों ने इनकार कर दिया है कि आप हमारे घर में इस वक्त नहीं रह सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से प्रशासन से, मुझे बताइए ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? रहेंगे कहाँ पर? सब 0 टेम्परेचर है कश्मीर में, टेंट लगा के ये रह नहीं सकते हैं। इन कर्मचारियों के ऊपर इतना बड़ा बोझ पड़ गया है कि जिन लोगों ने सैलरी के ही दम पे किसी ने होम लोन निकाल के घर बनाया है, उन पे भी बैंक वालों ने फ़ोन शुरू कर दिया है और इनके घरों पे ताले लगने वाले हैं। स्कूलों से रोज़ नोटिस आ रहे हैं, फीस भरिए आप, पैसा है नहीं। जिन घरों में हम रेंटेड अकोमोडेशन में कश्मीर में रहते थे, वो किराया चल रहा है वहाँ पर, वो भी फ़ोन कर रहे हैं किराया दीजिए वरना सामान निकालिए आप बाहर। तो ये जाएंगे कहाँ पर? मतलब दो तरफा माहर है, सैलरी भी नहीं आ रही है, बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो रेंटल अकोमोडेशन है वो किराए भी चढ़ रहे हैं, तो बिना तनख्वाह के और सरकार ट्रांसफ़र तो कर ही नहीं रही है। मैं कहता हूँ, ये बोलते हैं, बहुत बड़े कवि थे भारत में, उन्होंने एक बात कही थी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल वियाद, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये बहुत बड़ी बात है। अपराध लिखेंगे जो चुप है ना, जो न्यूट्रल है, इस वक्त जो हो रहा है होने दो, चलता रहेगा। जो न्यूट्रल बैठे हैं, समय आने पर उनके भी अपराध लिखे जाएंगे। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हम 200 के पार यहाँ करेंगे तो 50 पार उनका भी नहीं होगा। मतलब दिन बढ़ाने से क्या फ़ायदा? देखा जाए तो वो तो कह रहे हैं कि चलो बैठ रहे हैं, इनको कभी ना कभी ये थक जाएंगे, लेकिन आप लोगों की अब जो हिम्मत है वो और बढ़ती जा रही है बजाय कम होने की। देखिए, हमारे पास ये हमारी लड़ाई कोई DA HR या प्रमोशन की तो है नहीं। एक कर्मचारी के पास अपने जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है लोगों के लिए। अपनी आत्मरक्षा करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं है, और आत्मरक्षा करने का हमें अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। राइट टू लाइफ हर किसी को है, उसी राइट टू लाइफ को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको बात ज़्यादा कहता हूँ, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। हम लोग तो धैर्य के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर प्रशासन ये सोचता है कि 170 दिन और लगवाएंगे उनको, हम बैठेंगे, लेकिन आने वाले समय में जम्मू की राजनीति पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये सिर्फ 3500 कर्मचारी नहीं है, ये 11 लाख लोग हैं। ये 11 लाख लोगों का धरना है यहाँ पर। तो ये 11 लाख लोग अगर एक तरफ चले जाएंगे तो मैं ज़रूर कहता हूँ आने वाले समय में जम्मू की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साफ तौर पर कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार सभी हैं, और अगर एक किसी की इस तरह की हत्या, टारगेट किलिंग होती है, उससे परिवार टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल गए। इस बीच 171 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं धरनों पर, लेकिन सरकार जो है कोई नतीजा नहीं निकाल रही है और इनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। लेकिन ये भी कह रहे हैं, ले लीजिए जितना सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं, इतना लंबा वक्त तो हम बैठे रहे, आगे भी और बैठेंगे, लेकिन तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। जम्मू से वॉइस पटेल की रिपोर्ट।